वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो कि आप लोगों का अपकमिंग पेपर 6 मई 2025 को होने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए रिवीजन की के लिए काफी इंपॉर्टेंस होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोग के सामने देखे होंगे, मैं पूरे क्वार्टरली क्लासेस का जो पीडीएफ लास्ट टाइम प्रोवाइड हुआ था उसका मैं 2 घंटा के एक शॉर्ट क्वेश्चन का पूरे वीडियो बनाया। आप लोग उसको देख लीजिए, काफी फ्रूटफुल रहेगा। और बाकी ये सभी क्लास करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और एक क्वेश्चन से 4 मैं बताऊंगा ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सारे एग्जाम पे रिकॉल करवा दें। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? सबसे पहले फ्रेंड ऑलमोस्टली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए क्लास ए, तो क्लास ए की श्रेणी में जितने सॉलिड चीज आते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग लकड़ी की बात करते हैं, यहाँ पे लकड़ी इसमें आ जाएगा, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग का कागज आ जाएंगे, क्लियर है। देखिए लकड़ी, कागज, फिर आप लोग कपड़ा की बात करते हैं, जूट की बात करें, ये सारे श्रेणी ए में आएंगे। वही बात करते हैं बी में, तो बी में आप लोग आ जाएंगे किरोसिन तेल आ जाएंगे, पेट्रोल आ जाएंगे, डीजल आ जाएंगे, क्लियर है। वही बात करते हैं सी में, तो सी में आप लोग का गैस आएंगे, जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये आ जाएंगे आप लोग का सी में। और डी, तो डी में आप लोग का जो मेटालिक पदार्थ आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है तेल ग्रीस और पेंट से लगने वाली आग। तो ऑलमोस्टली देखिए ये जो आप लोग का तेल ग्रीस जो पेंट से लगने वाली आग हो रहा है, ये आप लोग क्लास बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? क्लास बी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बी को क्लिक कर दें, यानी क्लास बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, और इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका पढ़ेंगे? तो इसका फ्रेंड याद करिए, इसको हम लोग बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे CO2 अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये भी क्वेश्चन शायद आ सकता है। चलिए, टी स्क्वायर का प्रयोग कितने डिग्री के कोण को सटीकता से मापने के लिए करते हैं? फ्रेंड सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ रहा, तो इसलिए मैं सेट किया हूँ। देखिए आप लोग को टी स्क्वायर की बात करें ना, तो आप लोग देखिए आप लोग टी स्क्वायर बना लिए होंगे। तो देखिए टी स्क्वायर को अगर बनाते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो देखिए 90 डिग्री का बनता है। तो हमेशा याद रखें टी स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं 90 डिग्री के एंगल को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र तार का प्रतिरोध आर समान अनुप्रस्थित क्षेत्र है, लेकिन दुगने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा गया, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? अगर आप लोग फ्रेंड्स देखिएगा ना, तो इसको क्या लिख रहा है? लंबाई तो दुगना है, लंबाई क्या लिख रहा है? दुगना है, और इसको 4 तारों में समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो फ्रेंड कुल प्रतिरोध निकाल, यानी आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए लंबाई दुगना तो प्रतिरोध भी क्या होगा? दुगना हो गया, तो हम लोग 2R कर देंगे, क्लियर है। अब टोटल 4 समांतर है तो हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, बराबर करेंगे तो R/2 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि 2R क्यों किए? इसलिए किए फ्रेंड्स क्योंकि ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ होता है। तो अगर लेंथ को दुगना किए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? दुगना। और टोटल आप लोगों का समांतर क्रम में था 4 था, इसलिए 4 से डिवाइड कर दें। आई होप आप लोग को R/2 राइट समझ में आ गया होगा आंसर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक होती है किसमें होती है? देखिए वैक्यूम क्लीनर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन या आयरन। तो ऑलमोस्टली अगर इसमें देखिएगा ना, तो वाटर हीटर में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। दिए गए परिपथ में चालक का मान ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को चालक तो निकालना है, या चालक तो कहे तो आप लोग को कंडक्टेंस निकालना है, यानी कि कहा जाए तो आप लोग को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना है। सबसे पहले अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो ये देखिए, अगर आप लोग ये देखिएगा तो ये आप लोग का किस में था? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। तो हम लोग चले इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता, ये 10 ओम है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे जो लिख रहा है ये यहाँ सेकेंड 20 ओम था, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था ना, तो टोटल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करें, 1/10 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1/20 कर देंगे, फिर 1/40 कर देंगे, क्लियर है। और आप लोग निकालिए, तो इसका टोटल एलसीएम 40 आ गया, यहाँ पे निकालें 4 आ गया, 2 आ गया, 1, यानी 4 2 1 7 आ गया। यानी आर इक्विवेलेंट निकालिएगा ना तो टोटल आएगा 40/7 आएगा, यानी कि 40/7 ओम आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। ये आप लोग को हम निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन आप लोग को कंडक्टेंस निकालना है। आप लोग को मैं बताया था, देखिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, यानी कि देखिए कंडक्टेंस जो होता है अपोजिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली 1/R कर देंगे। क्या करें, 1/R। अब देखिए 1 था, R का वैल्यू हम कितना लाए? 40/7 लाए थे, 40/7 लाए थे, तो इसको अपोजिट कर दिए तो कितना आएगा? 7/40 आएगा। तो 7/40, आई थिंक इसका फ्रेंड 7/40 लिखिएगा तो पॉइंट्स में अगर देखिएगा आंसर तो 0.175 आएगा। 0.175 ओम नहीं होगा, बल्कि ओम का भी उल्टा कर दीजिए, इस टाइप से कर दीजिए, यानी कि सीमेन बोलेंगे। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जी बराबर जो होता है 1/R होता है, क्लियर है। और इसका यूनिट में बता दिया 1/ओम होता था, और ओम को उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स होगा, या फिर OMH भी कर सकते, इसी को सीमेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए कम्यूटेटर में प्रयुक्त होता है, तो ऑलमोस्टली कम्यूटेटर जो प्रयुक्त होता है वो डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? ये डीसी मोटर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है।
याद रखिएगा इसका कार्य जो होता है डीसी मोटर के लिए डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। अगर बात करते हैं डीसी मोटर में जो परिवर्तित करते हैं ना, देखिए डीसी मोटर में आई थिंक अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को जरा समझ। देखिए इसका अगर डीसी मोटर में प्रयोग करते हैं, डीसी मोटर में प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में। वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं इसको डीसी अगर जनित्र की बात करते हैं, डीसी जनित्र में इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और कम्यूटेटर को यांत्रिक डिस्टकारी यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और इसका इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है अभ्रक का होता है, ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। चलिए, और मोटर का जो यूनिट होता है हॉर्स पावर में मापता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट की घूर्णन करके प्राप्त करते हैं। तो यांत्रिक शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों के सामने ये रहा, देख लीजिए। आप लोग को लास्ट टाइम है रैपिड फायर में चला देता हूँ ताकि आप लोग को फायदा हो। चार देखिए, चर क्वाइल पदार्थ वाले उपकरण को क्या कहता है? मूविंग क्वाइल टाइप डिवाइस वर्क्स ऑन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मूविंग क्वाइल डिवाइस जो कार्य करता है वो डीसी आपूर्ति पे कार्य करता है, डीसी आपूर्ति पे कार्य करता है। आई थिंक देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करने हैं यहाँ पे 3-4 यूनिट्स को मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करना चाहते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे 2-4 यूनिट्स का बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करना चाहते हैं पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मूविंग, सॉरी इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो वर्क करता है केवल और केवल डीसी पे वर्क करता है। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है केवल और केवल एसी पे वर्क करता है। किस पे करता है? एसी पे वर्क करता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं लोग ओम्स का लॉ, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ये जो वर्क करता है एसी और डीसी दोनों पे करता है, एसी और डीसी दोनों पे करता है। ये सब सारे पॉइंट्स को आप लोग एक जगह पे जमा कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान कितना होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सिंक्रोनस मोटर में एसी पावर का जो मान होता है √3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए √3 कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद वोल्टेज इंटू करंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे फेस एंगल लेंगे तो √3 VI cos ∅ लिखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और हमेशा याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर जो होता है ना सिंक्रोनस गति से चलती है, सिंक्रोनस गति से चलती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग हम लोग जो करते हैं पैनल का प्रयोग बिजली की लाइन को उसकी विशेषता के अनुसार अलग करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़े होंगे कि कितना किसका क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने कुछ बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं, देखिए एक होता है प्राथमिक ट्रांसमिशन। तो प्राथमिक ट्रांसमिशन का जो वैल्यू होता है आप लोग पढ़े होंगे तो कितना होता है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग ये क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक होता है प्राथमिक ट्रांसमिशन, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिख देता हूं। यहाँ एक होता है प्राथमिक ट्रांसमिशन याद रखिएगा। ठीक है, TS। तो प्राथमिक ट्रांसमिशन का जो वोल्ट होता है वो 220 kV होता है, 220 kV होता है। क्लियर है। उसी प्रकार प्राथमिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये जो भेजता हुआ 11 kV में बदलता है। वही बात करते हैं द्वितीयक, अगर सेकेंडरी की बात करते हैं यानी कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये जो भेजता आप लोग का 33 kV होता है। क्या होता है? 33 kV होता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाहते हैं तो 230 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चंस को याद रखिए, पेपर में पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक 3 इनपुट नॉर गेट कब आउटपुट उच्च देगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड ये क्वेश्चन अगर आप लोग बना रहे, एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देगा? तो देखिए हम लोग इसमें जब तीनों चीज़ को, अगर इसमें क्वेश्चन होगा जब सभी इनपुट निम्न हो। देखिए मान लीजिए कि हम ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, इसका सी मान लेते हैं। क्लियर है। आप लोग को क्या लिख रहा था ये कौन सा नॉर गेट लिख रहा था। तो हम लोग अगर इसका और गेट निकालेंगे तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे A + B + C होगा। ठीक है। नॉर के लिए वाई नॉट मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए मान लिया तीनों इसका 0 मान लिया, 0 0 0। तो ऑलमोस्टली इसका भी अगर निकालेंगे तो 0 0 है तो क्या होगा? 0 ही आएगा। लेकिन इसका अगर हम नॉर निकालेंगे तो कितना है? 1 आ जाएगा। तो ऑलमोस्टली देख लिए जब तीनों इनपुट निम्न होता है, जब तीनों इनपुट निम्न होगा तो क्या देगा? उच्च वोल्टेज देगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। बातें करना चाहते हैं गेट के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉर गेट है, तो नॉर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल
इन्वर्टर गेट। क्यों कहते हैं फ्रेंड? क्योंकि देखिए ये आप लोग का दो कॉम्बिनेशन से बना है। सबसे पहले NOT नॉट गेट होता है और इसमें और गेट होता है, इसलिए बोलते हैं। क्लियर है? अब बातें करना चाहते हैं नॉट गेट का। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए नॉट गेट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर गेट। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है इन्वर्टर गेट किससे कहते हैं, तो देखिए इन्वर्टर गेट हम लोग बोलते हैं नॉट गेट को। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग और गेट को। तो याद रखिए और गेट को हमेशा जो हम और गेट को हमेशा याद रखिएगा, इसे हम लोग पैरेलल यानी पैरेलल, हाँ बिल्कुल और गेट, हाँ इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के रखते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है और गेट को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो याद रखिए पैरेलल क्रम में इसको हम लोग जोड़ के रखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछता है। क्लियर है? तो और गेट को हम लोग पैरेलल में रखते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, पैरेलल गेट में बदल के रखते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें एक और आप लोग का आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोग से दूर चल गया होगा, XOR गेट होता है। देखिए XOR गेट होता है, एक XOR होता है, एक XNOR होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है, इसलिए मैं आप लोग के बीच में सारे को रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले XOR गेट की बात चाहते हैं तो ऑलमोस्टली इसमें क्या होता है, देखिए अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाएगा ना, तो इनपुट, देखिए इनपुट जो आप लोग का होता है 0 होता है, लेकिन इनपुट यानी असमान इनपुट होता है तो 0 होता है, वही असमान इनपुट होता है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में कन्फ्यूजन हो गया होगा समझाने में। तो देखिए हम बात करना चाहते हैं XOR का। तो देखिए इसके लिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग मान लीजिए कि निकालते हैं AB, देखिए अगर आप लोग AB का निकाले हैं, इसका हम लोग निकालें A और B, तो और B के लिए XOR में A प्लस B इस टाइप से करते हैं। आई होप आप लोग समझ में। देखिए 1 1 लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना बुलियन एक्सप्रेशन के ट्रुथ टेबल के ना 1 0 1 0 लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे XOR गेट का ना, तो XOR गेट का निकालेंगे तो देखिए जब समान इनपुट रहेगा तो वहाँ पे 0 पुट कर दिए। देखिए 1 1 वहाँ 0 0 तो यहाँ पे 0 पुट करें, लेकिन आज समान हम लोग क्या करें 1 करें। ये होता तरीका जो कि आप लोग का पेपर में आएगा। क्लियर है? वही XNOR गेट के लिए रहेगा, XNOR गेट के लिए रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वही XNOR के लिए गेट के लिए रहेगा। तो हम लोग इसमें सिंपल वे में क्या कीजिएगा ना, देखिए इसके यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यानी कि जहाँ 0 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ प्लस कर 0 कर दीजिएगा, यहाँ भी 0 वहाँ 1 कर दीजिए, यानी कि इसमें देखिएगा तो आप लोग को जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिख रहा है कोल्ड कैथोड रिचार्ज डिस्चार्ज विधि का उपयोग कहाँ करते हैं। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, आप लोग याद रखें कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का प्रयोग हम लोग उपयोग करते हैं नियॉन लैंप के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं? नियॉन लैंप के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए 1 ओम से 1 मेगा ओम परास के प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखें 1 ओम से 1 मेगा ओम के प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और याद रखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं मध्यम यानी मीडियम रेजिस्टेंस के मापन के लिए करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें 3 नो रेजिस्टेंस होता है, एक अननो रेजिस्टेंस को हम लोग पता करते हैं। इसका अगर आप लोग निकाले होंगे तो फॉर्मूला होता है P/Q बराबर क्या लिखते हैं R/S निकालते हैं। क्लियर है? और इसमें याद रखिएगा इसमें लोग ग्लैवनोमीटर को ऐड करते हैं। जब ग्लैवनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि PS और Q और आपस में क्या होता है वैलेंस होता है, यानी ठीक है। जब डिफ्लेक्शन नहीं होता तो याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं हम लोग देखिए प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेगर विधि आ रहा, तो फ्रेंड्स याद रखिए मेगर विधि से हम लोग ना उच्च यानी कि मेगर विधि का हम लोग जो प्रयोग करते हैं केबल का इंसुलेटिंग यानी इंसुलेटिंग को मापने में करते हैं। याद रखिए केबल का इंसुलेटिंग, तो केबल का इंसुलेटिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का। या फिर बोले तो उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध को हम लोग प्रयोग करते हैं मेगर विधि का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं केल्विन डबल ब्रिज का, तो केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं 1 ओम तक के यानी कि निम्न प्रतिरोध अर्थात 1 ओम से कम के प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इस सारी चीज़ों को प्रयोग कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने क्या लिख रहा है। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए ब्रश और कम्यूटेटर को बार बार जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख रहा है, 15 क्या लिख रहा है ये, तो लिख रहा है किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया था। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, तो वायरिंग में अगर देखा ना सबसे अधिक सबसे मजबूत जो होता है आप लोग का कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला SCR क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ रहा है। SCR और एमफेट वाला आया था, मॉसफेट वाला आया हुआ है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबिलिटी SCR आ जाएगा। सबसे पहले SCR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर जान रहे हैं तो। क्लियर है? देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में जो वर्ड्स बताता हूँ। एस मतलब क्या होता है? सिलिकॉन होता है। 1 मिनट, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आप लोगों को 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा।
और ये पेपर आप लोगों को पेपर में भी पूछ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने आ गया हूँ। देखिए SCR का फुल फॉर्म जानिए। सबसे पहले एस पर होता है सिलिकॉन, देखिए मैं लिख देता हूँ, एस पर होता है सिलिकॉन, लिखा देना भाई, हाँ एस पर होता है सिलिकॉन होता है, क्लियर है। वही सी पर होता है कंट्रोल, देखिए सिलिकॉन कंट्रोल, CONTROLLED, सिलिकॉन कंट्रोल। आर पर तो ऑलमोस्टली जानते हैं रेक्टिफायर। अब आप लोग एक बार बोलिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बोल दिए इतना बारे में। अब यहाँ बोला क्या होता है, सबसे पहले सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का अगर आप लोग चित्र बनाते हैं, यानी कि इसका अगर प्रतीक बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, तो देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। देखिए आप लोग को, मुझे पता बनाए होंगे, इस टाइप से आप लोग कर दिए होंगे। तो जिसमें देखिए मैं आप लोग को जो जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ए होता है, ए फोर होता है एनोड होता है, और ये आप लोग इसमें सी जो होता है कैथोड होता है, और ये जी फोर होता है गेट होता है। यानी इसमें एक होता है एनोड होता है, एक होता है कैथोड होता है, एक होता है गेट होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें बताना चाहते हैं कुल 4 लेयर होते हैं। क्वेश्चन आता है SCR में कुछ कितने लेयर होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया कुल 4 लेयर होते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ कुल जंक्शन तो आप लोग ऑलमोस्टली देख रहे हैं, कुल जंक्शन की संख्या कितना होता है, 3 होता है, याद रखिएगा। कुल जंक्शन 3 होता है और लेयर की संख्या कितना होता है, 4 होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है SCR क्या है, तो ऑलमोस्टली अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दिया। तो SCR 4 परतें होता था, 3 PN जंक्शन वाली एक युक्ति है। इसमें टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, यानी कि ये 3 PN जंक्शन होते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, स्विच की तरह। अब याद है कि स्विच की तरह जो सबसे बढ़िया जो काम करता है उसको बोलते हैं मॉसफेट। जो सबसे बढ़िया जो कार्य करता है मॉसफेट करता है, उसके बाद करता है FET कार्य करता है, FET कार्य करता है, उसके बाद SCR काम करता है। ये सारे ये असेंडिंग ऑर्डर में समझा दिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 6 वोल्ट बैटरी के से प्रवाहित प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो आप लोग को लिख रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। तो लिख रहा है 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित विद्युत, सॉरी इसमें कितना देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और हो नहीं यार, देखिए सबसे पहले आप लोग को वोल्ट लिख रहा था, 6 वोल्ट हम लोग जानते हैं, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। इसके रिगार्डिंग आप लोग ऑलमोस्टली पढ़ेंगे Q का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आप लोग को निकाले W, तो यहाँ से W का वैल्यू निकालिए तो V × Q होगा, V × Q होगा। अब देखिए आप लोग बीच में जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ याद रखिएगा, यहाँ पे W बराबर क्या लिखें, V × Q, तो V का वैल्यू 6 था, Q का वैल्यू कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 था, -19 था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो 1696 यानी 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा, जूल आएगा, सॉरी। तो राइट आंसर देखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए की, सॉरी ऑप्शन 9.6 था ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। DC मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले याद रखें DC मोटर में कुल 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, क्लियर है। और 2 पॉइंट स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग DC सीरीज के लिए करते हैं, यानी इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं DC सीरीज के लिए करते हैं। और 3 का हम लोग प्रयोग करते हैं DC शंट मोटर के लिए करते हैं, DC शंट के लिए करते हैं। वही 4 का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कंपाउंड के लिए करते हैं, कंपाउंड के लिए करते हैं। तो ऑलमोस्टली अगर देखिएगा तो इसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं 3 फेज यानी 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने में कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आता है, देखिए हम आप लोगों को बता ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है 3 फेज स्टार्टर मोटर का प्रयोग, देखिए 3 फेज या अरे हो नहीं यार फ्रेंड्स, याद रखिएगा 3 फेज, याद रखिएगा 3 फेज स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज प्रेरण यानी 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज कौन सी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे छोटी तार गेज बोल रहा ना, आप लोग जानिए इसको हम यूनिट के अनुसार चलते हैं तो SWG लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SWG। SWG का फुल फॉर्म भी आ रहा पेपर में, तो S फोर होता है नहीं, S फोर होता है स्टैंडर्ड, W फोर होता है वायर, G फोर होता है गैंग, यानी स्टैंडर्ड वायर गैंग बोलते हैं, क्लियर है। इसमें याद रखिए जितना गेज की संख्या अधिक होगा उतना व्यास कम होता है। तो देखिए याद में सबसे छोटी गेज, तो छोटी बोल रहा तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो अब देखिए छोटी बोल रहा तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका 40 का, तो राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और इसका पठांक को जो मापते हैं यानी 40 है ना, तो यहाँ पे mm लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mm लिखेंगे, क्लियर है। और क्या कुछ नहीं।
तो SWG का फुल फॉर्म याद रखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलेंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? और मोस्टली फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे प्रबल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक। सबसे पहले डायमैग्नेटिक D4 होता है दूर, यानी कि जो चुंबक से काफ़ी दूर भागता है, जिसका परमिबिलिटी 1 से काफ़ी कम होता है, क्लियर है, तो उसे बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कांच आप लोग ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ग्रेफाइट होगा। तो ये राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसका परमिबिलिटी का वैल्यू होता है 1 से कम होता है और सक्सेसिबिलिटी की जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, वेल्डिंग में हम लोग बहुत सारे रिले का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आर्क वेल्डिंग में लोग आंखों की सुरक्षा के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग काला चश्मा का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी का जो क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग काफ़ी आसानी से अपना प्रेजेंट माइंड का यूज करते हुए कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बिना लोड के डीसी मोटर सीरीज को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। देखिए लिख रहा है आप लोग को स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है? हमेशा याद विद्युतीय रूप से 90 डिग्री होता है। कितना होता है? विद्युतीय रूप से 90 डिग्री होता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसका स्टेटर को मेन वाइंडिंग के साथ कितना 90 डिग्री के बीच जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल के रूप में प्रयुक्त किया था। सबसे पहले याद रखें, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। देखिए तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल शीतल, देखिए कूलिंग और इंसुलेशन के लिए प्रयोग करता है, तो कूलिंग और इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और फ्रेंड इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए तेल को इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है, इसका हाई फ्लैश पॉइंट होती है। एक क्वेश्चन है इसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, तो हाई फ्लैश पॉइंट होता है यानी 140 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है, इसलिए इसका यूज करते हैं। चलिए JFET के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए JFET के बारे में आप लोगों का मे भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है। सबसे पहले J4 होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फुल फॉर्म जान लीजिए, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, क्लियर है। अब देखिए याद रखिए यह एक प्रकार का बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। देखिए ये एक प्रकार का बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, पहला लिखा। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर नहीं है, ये गलत लिख दिया। ये एक प्रकार का ध्रुवीय युक्ति है जिसमें चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होता है। ये बाइपोलर नहीं होता, ये केवल और केवल पोलराइड होता है। क्या होता है? पोलराइड होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। अर्थात इसमें चालन केवल एक प्रकार के आवेश इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह के कारण होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ JFET जो होता है ना, एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रित युक्ति भी होती है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? तो वोल्टेज नियंत्रक युक्ति होती है, क्लियर है। चलिए और एक होता है BJT। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले JFET क्या होता है? वोल्टेज वाला होता है। और BJT जो होता है ना, BJT का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो आप लोग का होता है धारा नियंत्रक युक्ति होता है। BJT बोलेंगे तो धारा हो गया, वही JFET बोलेंगे तो वोल्टेज होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, मे भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है। OCB का पूर्ण रूप क्या होता है? OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी ऑप्शन नंबर ए को C को क्लिक करें, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, क्लियर है। और वही फ्रेंड्स हम लोग MCB का फुल फॉर्म जानते हैं, तो MC मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए उच्च टर्मिनल ना, तो उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार से कनेक्ट करते हैं। अल्टरनेटर को स्टार से, जब भी उच्च के लिए बोलेगा तो हम स्टार से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे? स्टार से कनेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोगों में बताया था स्टार कनेक्शन में, देखिए लिख देता हूँ, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का क्या होता है? 3 गुना होता है। देखिए लाइन वोल्टेज जो होता है ना, फेज वोल्टेज का 3 गुना होता है, यानी कि VPH, यानी फेज वोल्टेज का क्या होता है? ये 3 गुना होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी में ना लाइन करंट जो होता है ना, फेज करंट का, यानी फेज करंट का क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखेगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, 500 वोल्ट का 4 पोल DC 500 कुंडलित मोटर के आर्मेचर पर 600 वेव कनेक्टेड चालक है।
पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर एवं फ्लक्स गति पोल 0.02 वेबर है। ब्रश संपर्क आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो मोटर की पूर्ण लोड गति का परिकलन करें। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए मोटर के लिए बोला ना, यानी कि अप्लाइड ईएमएफ के लिए निकालिए तो बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, P5NZ लिखते हैं, P5NZ बाई क्या लिखते हैं 60A लिखते हैं, 60A लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और मोस्टली आप लोगों को निकालना पूर्ण लोड के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर इसको निकालेगा तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है ये, हम लोग इसमें आगे छाटने का प्रयास करेंगे। देखिए शंट मोटर के लिए भी निकालेंगे तो ऑलमोस्टली हम लोग जानते हैं, देखिए बैक ईएमएफ प्लस IA इंटू क्या करेंगे RA करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें EB निकालेंगे, बैक ईएमएफ निकालेंगे तो V माइनस क्या करेंगे IA इंटू RA कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए ना तो ये 500 हो गया माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 गुना 0.4 ले देंगे। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व किए तो 480 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 480 वोल्ट होएगा। अब हम लोग क्या करें एन का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एन का अगर वैल्यू निकालते हैं ना तो आप लोगों को फार्मूला पर लिखना पड़ा बैक ईएमएफ इंटू 60 गुना ए लिखेगा, A4 आर्मेचर हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद करेंगे तो P लिखेंगे 5Z। आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लिए 480 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 60 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब हम लोग P तो पोल की संख्या 4 था, फिर इसका वैल्यू 0.2 था, फिर हम लोग लिखेंगे 600 था। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1200 आरपीएम आएगा, यानी कि फ्रेंड देखिएगा तो 1200 आरपीएम आएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन देगा तो उड़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एम्पलीफायर 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित कर सकती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT होता है, क्या होता है Q बराबर क्या होता है IT। उसी प्रकार I का फॉर्मूला निकालने से क्या लिखेंगे Q/T। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है कूलम, T का होता है समय सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड को बोलेंगे 1 एम्पियर, तो कूलम प्रति सेकेंड यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड को बोलेंगे 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बहुत सारे बताऊंगा। किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे आर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। क्या होता है रो इंटू लेंथ बाय एरिया। पहला रेजिस्टिविटी पे निर्भर करता है, लेंथ पे निर्भर करता है, फिर आप लोग का एरिया पे निर्भर करता है, क्लियर है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे। इसके साथ साथ टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, क्लियर है। अब देखिए पहला बोल रहा प्रतिरोधकता बोल रहा, यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी का बोल रहा, रेजिस्टिविटी का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रतिरोधकता की बात करते हैं ना तो केवल और केवल 2 चीज़ पे निर्भर करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिरोधकता केवल और केवल 2 चीज़ पर निर्भर करता है। पहला जो निर्भर करता है वो तापमान पे, किस पे निर्भर करता है तापमान पे, और दूसरा जो निर्भर करता है वो प्रकृति पे। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, केवल और केवल तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिख रहा है आप लोग का लंबाई पे, तो पहला कैंसिल कर सकते हैं, क्षेत्रफल पे भी नहीं करता, आयतन पे भी नहीं कर सकता है। तो जिस पदार्थ के संवाहक बना यानी कि मटेरियल का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 30 का डी कर देंगे, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। और प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है, देखिए प्रतिरोधकता को रो बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अगर निकाले में तो रेजिस्टेंस इंटू लेंथ बाय क्या करनी है थे हम लोग एरिया निकाले थे, एरिया होता ठीक है ए बाय ए करेंगे। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा ना तो ए बाय एल करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए ओम होता है, इसका एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर, ये एक कैंसिल कर देते, तो इसका यूनिट क्या हो गया ओम मीटर आ गया, ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से होता है, इसका इन्वर्स जो होता है सिग्मा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 12 वोल्ट 3 एम्पियर निर्देशित करने वाले बैटरी से 10 घंटे तक कितनी निकलेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्टली 10 घंटे तक निकाली गई धारा बोला ना, तो आई बराबर क्या करेंगे कुल क्षमता, तो क्षमता देखेंगे कुल कितना लिखा 3 एम्पियर का था और कुल आवर कितना था 10 है, तो हम लोग भागा दे देंगे तो कितना आएगा 0.3 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 0.3 एम्पियर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 0.3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दिख रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को निकालना विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑलमोस्टली आप लोगों को बताता है, अगर डी देखिए 1 सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो ऑलमोस्टली क्या करेंगे 0.01 मीटर कर देंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसका विभवांतर का वोल्टेज देखें तो 10 भी है, हम लोग को क्या निकालना ई निकालना, तो ई का फॉर्मूला जो होता है V/D होता है, क्या होता है V/D होता है। अब V का वैल्यू देखिएगा 10 और डी का वैल्यू देखिए 0.01 है, यहाँ से सॉल्व कर दिया ना तो 1000 आ जाएगा, यानी 1000 वोल्ट पर मीटर आएगा, 1000 वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। ये फार्मूला याद रखिएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं ई, तो ई का जो फार्मूला होता है V/D होता है, क्या होता है V/D होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
5% सहनशील, ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा, इसको कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बताया गया है, एनालिसिस में किया हूँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेप्स का कर लीजिएगा। 5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोधकता का रंग कूट क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था, सबसे पहले याद रखिए बीबी को याद कर लीजिए अपना। तो देखिए बीबी रॉय, आप लोग बोलिए बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ तक बोल दीजिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हर वाइफ क्या चाहते हैं, उसके पास एक सोना हो और क्या हो, चांदी हो। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए सोना का जो टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है वह 5% होता है, वही चांदी का होता है 10%, नहीं प्लस माइनस में होता है। क्लियर है। आप किसी अगर इसके अलावा कोई कलर है तो उसके लिए हम लोग 20% करते हैं। तो आप लोग देखिए सबसे पहले 5% सहनशीलता है, तो 5% सहनशीलता किसके लिए, सोना के लिए आ गया, तो यानी कि गोल्डन के लिए आ गया। तो पहला आप लोग इसी से छाट कर निकाल सकते हैं, 5% गोल्डन के लिए आ गया। तो ऑप्शन नंबर चाहे आप लोग को ए होगा चाहे डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 किलो ओम था, तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, बीबी को याद करिए, बीबी रॉय। देखिए बीबी रॉय बोलिएगा ना, तो बीबी रॉय आगे बोलिए। देखिए तो यहाँ पे बी है, बी से सबसे पहले ब्लैक होता तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ये 20 होता ब्राउन होता तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि हम लोग 1 का जो वैल्यू था वो आप लोग का ब्राउन में आ गया। क्लियर है, ब्राउन भी आ गया। अब देखिए ब्राउन यहाँ भी लिख रहा। अब अगला बात करते हैं, देखिए किलो ओम लिख रहा, तो सबसे पहले हम लोग किलो की बात करना चाहते हैं। किलो का अगर देखा जाए ना तो ये आप लोग का 0 होता, फिर 1 होता, फिर 2 होता, 3 होता है, यानी कि देखा जाए तो किलो, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 10 के अनुसार लेते हैं। क्लियर है। तो ऑलमोस्टली अगर हम लोग देखें फिर तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे किलो का 10 टू पावर क्या होता है वैल्यू, तो 10 टू पावर आप लोग का 10 टू पावर किलो के लिए हम लोग 3 का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए क्या लिख रहा है, किलो लिख रहा तो 1000 लिखते हैं ना, तो हाँ तो 1000 के लिए 3 जीरो लाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखिए सबसे पहले ब्राउन था, तो ब्राउन का 1 आ रहा, ब्लैक का कितना आ रहा, 0 आ रहा, उसी पर लाल के लिए बात करते हैं तो 2 आ जाता। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। पृथ्वी का प्रतिरोध होना चाहिए, हमेशा फ्रेंड्स याद रखना पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो लगभग 0 होना चाहिए। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें, लगभग 0 होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब पृथ्वी का विद्युत विभव भी 0 माना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। और इसकी धारिता क्या होती है, अनंत होती है। देखिए अगर इसका विद्युत विभव बोलेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वही कैपेसिटेंस बोलेंगे तो ये अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, फ्रेंड्स याद रखिए अस्थायी चुंबक जो बना होता है हमेशा याद रखिएगा एल्निको, सेमिनियन कोबालार्ड, नियोडियम यानी सारे का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाता तो क्या होगा, हमेशा याद रखिए यदि ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाता है तो उच्च धारा व निम्न धारा शक्ति गुणांक के कारण वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और चोक का हमेशा एसी सर्किट में यूज करते हैं। अनुनाद पर एक एलसीआर परिपथ में धारा क्या होता है, देखिए आप लोग का लिख रहा है एलसीआर में ना, एलसीआर में श्रृंखला में, देखिए यहाँ पे श्रृंखला की बात कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट से बता देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अनुनाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। सबसे पहले फिर याद रखिएगा रेजोनेंस में दो, इसमें होता है क्या है, देखिए यानी कि इसमें क्या होता है ना, एक्सएल बराबर होता है एक्सी होता है, यानी कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस बराबर होता है इंडक्टिव कंडक्टेंस होता है। क्लियर है। अर्थात आप लोग फार्मूला निकालेगा ना एफ आर का वैल्यू, तो 1/2 पाई कीजिएगा, 1/2 पाई कीजिएगा, √LC कीजिए, √LC करना पड़ेगा। हम लोग इसी के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अनुनाद के कंडीशन में 2 कंडीशन आता है। पहला आता है एक श्रेणी के कंडीशन में, एक होता है आप लोग का, देखिए पहला होता है श्रेणी के कंडीशन में, एक होता है श्रेणी में और एक होता है समांतर में। चलिए दोनों में बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए श्रेणी की बात करना चाहते हैं तो इसमें देखिए करंट का जो वैल्यू होता है, हो जाने रहे हो, सबसे पहले इसमें करंट का जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है। क्लियर है। वही इसमें जेड की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड जेड क्या होता है, निम्न हो जाता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वही समांतर की बात करना चाहते हैं तो आई लो होता है, जेड क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे बोल रहा श्रृंखला परिपथ में धारा क्या होता है, ऑलमोस्टली क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम कर जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट से पढ़े हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगा, और अगर याद किए होंगे आप लोग कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर है। और याद रखिएगा इसका शक्ति गुणांक भी 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि किस विद्युत उत्पादन संयंत्र का न्यूनतम संचय लागत होता है। सबसे पहले फ्रेंड इसके लिए सबसे कम जो लागत लगेगा ऑलमोस्टली आप जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो पानी वाला होता है, पानी सस्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
एनी यानी कि एनी बारे में एनी कोड के अनुसार भारत के न्यूट्रल ताल का रंग कोड क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा, एनी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी के कोड के अनुसार भारत में न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है। हमेशा न्यूट्रल जो होता है ना, यानी कि आप लोग बोले तो न्यूट्रल का ब्लैक होता है। क्या होता है, ये ब्लैक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, सी को। और वही फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं फेज करंट का, ऑलमोस्टली मैं आप लोग को पढ़ाया था और आप लोग अभी जान भी रहोगे। फेज करंट में कुल कितने तार होते हैं, 3 होते हैं। देखिए तीनों के तारों के बारे में बता देता हूँ। पहला होता है लाल, पहला क्या होता है, लाल होता है। सेकेंड की बात करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, सेकेंड में होता है पीला। क्या होता है, ये पीला होता है। वही थर्ड की बात करना चाहते हैं, इसमें होता है नीला। ये तीनों आप लोग फेज कलर को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, और यही भूसंपर्क यानी कि जो आप लोग का भूसंपर्क होता है उसका हरा होता है। रूप फॉर्म का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर को अगर लिखते हैं FORM अगर लिखते हैं ना, तो आप लोग देखिए एक चीज़ देखिए, फॉर्म को अगर हम लोग लिखे तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए RM है ना, तो इसमें याद रखिए RMS वैल्यू बटा एम पर मीन होता है। तो RMS वैल्यू बटा मीन वैल्यू होता है या फिर एवरेज वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब देखिए फॉर्म फैक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए साइन वेव के लिए अगर क्वेश्चन आता है, देखिए पहला आता है साइन वेव के लिए। देखिए साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है, 1.11 होता है। क्लियर है। वही अगर बात करना चाहते हैं, ये हो गया। लेकिन वही आप लोग का ट्रायंगल की बात करना चाहते हैं या फिर स्क्वायर की बात करना चाहते हैं या फिर रेक्टेंगल की बात करना चाहते हैं, इसका जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किस प्रकार के वाइंडिंग में कुंडलियों एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक दूसरे के परस्पर छादित होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए इसमें जो होता है चेन वाइंडिंग में, किसमें होता है, चेन वाइंडिंग में। याद रखिएगा चेन वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा किसके माध्यम से प्रवाहित होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें, एक इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अभी एक्स्ट्रा नहीं, किसी 6 वोल्ट AC अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.0 ओम है। बैटरी के लघु परिपथित होने पर कितना करंट प्रभावित होगा। तो देखिए इसको आप लोग अगर बनाइएगा ना, परिपथित बोल रहा ना, ये हम लोग को देखिए R का वैल्यू होगा, देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख रहा है आंतरिक पद 0.01 ओम लिख दिए हैं। अब इसमें E का वैल्यू लिख रहा है कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है ना। हम लोग I निकालेंगे तो ऑलमोस्टली I बराबर क्या लिखें, E प्लस R कर देंगे। क्लियर है, R प्लस R कर देंगे। लघुपतित होने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग E का वैल्यू तो 6 था, R प्लस R यानी यहाँ पे 0.01 कर, यहाँ से करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 600 एम्पियर ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरण और 10 एम्पियर के धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का कॉइल में कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है। सबसे पहले ऊर्जा के लिए बोला तो ई का फार्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर होता है। फार्मूला याद रखिए, हाफ आगे लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, LI स्क्वायर लिखते हैं। अब देखेंगे हाफ है तो हाफ कर देंगे एल का अगर वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्टली देखिए 5 मिली था तो 5 कर दें। आई का वैल्यू लिखा 10 गुना 10 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे 2 का टेबल में 5 बार होता है, 5 50 25 यानी टोटल देखिएगा तो आप लोग आ जाएगा 25 यानी 250 आएगा। हम लोग को इसमें चाहिए था कि इसमें ये मिली में, तो ऑलमोस्टली अगर मिली में कीजिए तो 0.25 जूल आ जाएगा। 0.25 है ऑप्शन में, 0.25 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। चलिए बड़ी मशीनों में पोल किसके बने होते हैं। हमेशा फ्रेंड याद रखिए बड़ी मशीनों में जो पोल बने होते हैं वह सीट स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं, सीट स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं। किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच फेज अंतर क्या होता है। किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच जो फेज कोण होता है वह 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया था। हमेशा याद है राइट हैंड, तो राइट हैंड को हम लोग हिंदी में दायां बोलते हैं ना। तो देखिए DC राइट हम लोग जनरेटर को चलाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं DC जनरेटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और वही DC मोटर के लिए अगर बात करना चाहते हैं ना तो उसके लिए चलिए सही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हिस्टेरिसिस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया सकता है जिसमें, तो देखिए जिसमें कम हिस्टेरिसिस गुणांक हो। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ लगाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कैडमियम की छड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैडमियम के। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन की कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स लिखा 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन के कारण क्या होता है। तो हमेशा याद रखें इसके लिए
प्रदायी लाइन के कला का अनुक्रम उपयोग होने, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। सबसे पहले फ्रेंड ट्रांसफार्मर में अगर इसमें मात्रा के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो दो होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कौन बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अर्थात ये जो मेजरमेंट करते हैं ना, उच्च वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। अगर क्वेश्चन आता है ये क्या करता है, उच्च विद्युत विभव को मापते हैं, विद्युत विभव को ये मापते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये उच्च विद्युत विभव को ये मेजरमेंट करते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है या रेटिंग होता है ना, वो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। क्या वोल्ट एम्पियर में करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका सेकेंडरी वायरिंग क्या रहता है, खुला रह सकता है। क्लियर है। और इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इससे किस क्रम में जोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये पाइप भूसंपर्क में चारकोल और नमक का उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली फ्रेंड पाइप भूसंपर्क में चारकोल तथा नमक का जो प्रयोग करते हैं भूमि प्रतिरोध को कम करने के लिए। इस टाइप्स का भी क्वेश्चन सारा भी मार दीजिएगा। तो भूमि प्रतिरोध को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। याद रखिए भूमि प्रतिरोध में भू प्रतिरोध जितना कम होगा, लीकेज धारा उतना ही आसानी से पृथ्वी में प्रवाहित होगा। वह वायरिंग सिस्टम कौन सी है जो बिजली के झटकों से मुक्त होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, विद्युत के झटके से, यानी केसिंग और कैप्सिंग वायरिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 50 हर्ट्ज से 8 पोल सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग तो बैठे होंगे, इसी क्वेश्चन का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो 120 करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे 8 पोल है। अब अगर आप लोग निकालते हैं 2 बार में आ गए, कितना बार में, 4 3 12, 30 बार मारा। फिर 2 का पहाड़ा में 30 कितना बार, 15 बार, 15 25 कितना हो गया, 75, यानी 750 आ गया। 750 RPM इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर, और 750 RPM इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग कितनी होती है। सबसे पहले फ्रेंड लैप वाइंडिंग बोला ना, तो देखिए अगर लैप वाइंडिंग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए लैप वाइंडिंग लिखिए, सबसे पहले यहाँ से 4 चीज़ को मैं सिखा देता हूँ। देखिए इसमें A बराबर P होता है, यानी आर्मेचर बराबर होता है पोल की संख्या होता है। क्लियर है। पहला चीज़ याद रखिएगा। L4 होता है, इसमें हमेशा लो करंट होता है, लो वोल्टेज होता है इसमें, यानी लो वोल्टेज हमेशा होता है। क्लियर है। लो वोल्टेज होता है तो हाई करंट होगा, लो वोल्टेज है तो हाई करंट होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसमें बात करना चाहता है इसका पिच फैक्टर के बारे में। तो इसका पिच फैक्टर की बात करना चाहते हैं लैप वाइंडिंग में ना, तो लैप वाइंडिंग में जो पिच फैक्टर होता है दोनों का डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। आई थिंक इसका देखेंगे तो YB माइनस YF होता है, ये आप लोग याद रखें, डिफरेंस हो जाता है। आई थिंक 55 का हम लोग राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को यूज करेंगे। यानी कि क्या बोल रही है, कितनी होती है बैक पिच कितना, हाँ तो बराबर होगा, सॉरी इसमें गलत हो गया। लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच जो होता है ना, वह बैक पिच लगभग पोल पिच के बराबर होता है, यानी राइट आंसर की लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लैप वाइंडिंग के फ्रंट पिच, लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच बोले तो FP जो होता है ना फ्रंट पिच, वह ब्लॉक पिच, यानी YB जो होता है ना लगभग आपस में क्या होता है, पोल पिच के बराबर होता है। पोल पिच के लगभग आपस में क्या होता है, ये बराबर होना चाहिए। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही बात करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। देखिएगा लैप और वेव दोनों कुंडलन के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच का मान विषम होता है। देखिए अगर आप लोग का देखिए यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए, अगर B यानी YB के बोले तो बैक पिच, अगर Y यानी बैक पिच का मान अगर आप लोग का ज़्यादा है फ्रंट पिच से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। वही अगर आप लोग का यहाँ पे अगर फ्रंट पिच का वैल्यू ज़्यादा रहा कंपेरिजन टू बैक पिच से, तो इसे बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव। याद रखिएगा अगर B ज़्यादा है तो फ्रंट प्रोग्रेसिव बोलेंगे, आप BF ज़्यादा है तो रेट्रोग्रेसिव बोलेंगे, और दोनों इक्वल है तो क्या बोलें, इक्वलिटी बोलेंगे। ओवरहेड कनेक्टर के लिए पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला वायर को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं अस्ट्रेव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्ट्रेव वायर। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। चलिए विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेशन पदार्थ होते हैं हमेशा। फ्रेंड्स यहाँ पे विद्युत प्रेस में बोला ना, तो प्रेस यानी आप लोग देखते होंगे घर में भी देखते होंगे, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं माइका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माइका का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को याद होगा और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और इसमें चालन विधि से द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। गैस टरबाइन टावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स याद है गैस टरबाइन का जो लोग प्रयोग करते हैं पावर प्लांट पर ना, तो इसका प्रयोग करते हैं इमरजेंसी लोड के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे।
शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। तो शुद्ध अर्धचालकों में जो हम लोग मिलाते हैं यानी कि इम्प्योरिटी को जो मिलाते हैं किसको बढ़ाने के लिए, तो ऑलमोस्टली इसके लिए हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, बोरा से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमेशा फ्रेंड याद है पीजो का अर्थ होता है दबाव के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी को कर। ये भी क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पीजो के लिए हम लोग यूज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। पीजो इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन आया 2 तारीख वाला में, तो दबाव वाला लिखेंगे। किट कैट फ्यूज किस से निर्मित होती है? सबसे पहले किट कैट, तो किट कैट एक प्रकार के क्या फ्रेंड आप लोग जानते होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज होता है। इसका रेटिंग अगर बात कीजिएगा ना तो 1.5 एम्पियर होता है। कितना होता है? 1.5 एम्पियर होती है। तो ये किसकी बनी होती है? तो ऑलमोस्टली मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये जो बनती है पोर्सेलिन की बनी होती है। किसका बनता है? पोर्सेलिन की बना होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, ऊर्जा मापी को एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए जाते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए ऊर्जा मापी को एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र विसर्पण को रोकने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो विसर्पण को रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर है? अब इसकी शक्ति को किस में मापते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग जानते हैं किलो वाट आवर में मापते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, कोरोना के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो अनियमित और खुरदरी सतह, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है किसी डायोड का प्रतिलोम धारा के क्रम में होता है। हमेशा फ्रेंड्स याद है किसी डायोड का प्रतिलोम धारा जो होता है वह माइक्रो एम्पियर में होती है। किस में होती है? माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। किसी डायोड की प्रतिलोम धारा होती है माइक्रो एम्पियर में होती है। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, ये तो आप लोग को डायोड के लिए प्रतिलोम यानी कि आप देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले देखिए डायोड के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे। डायोड ठीक है एक प्रकार का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ये आप लोग को एक सबसे पहले होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। सबसे पहले दोनों के बारे में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए फॉरवर्ड की बात कर, ये देखिए आगे सबसे पहले रिवर्स की बात करना चाहता है। रिवर्स में जो होता है अभी जस्ट मैं बता दिया तो माइक्रो एम्पियर में होता है। क्लियर है? माइक्रो एम्पियर में होते हैं अंजलि, हाँ वही, लेकिन वही बात करना चाहते हैं फॉरवर्ड की बात करना चाहते हैं ना, तो फॉरवर्ड में जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। किस में होते हैं? मिली एम्पियर में होता है। याद रखिए फॉरवर्ड में मिली होते हैं और वही बैकवर्ड में बोलते हैं तो बैकवर्ड बोले या फिर रिवर्स बोलेंगे तो मैक्रो में आएगा। क्लियर है? क्योंकि और ये कम जाता है। और डायोड क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो कि 2 टर्मिनल जोड़ने का कार्य करता है। इसमें केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये आप लोग स्टेप से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डायोड को अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो ये तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है। डायोड के स्टेप्स आप लोग बना सकते हैं। इसमें ये क्या होता है? तो कैथोड होता है। ये क्या होता है? एनोड। ये जो धारा को दिशा को शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल का कोर होना चाहिए। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कैसा होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिए 3.5 होना चाहिए। क्या? 3.5 का कोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, IS के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तारों की वोल्टिंग ग्रेड क्या होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग जो ग्रेड होना चाहिए 1100 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1100 वोल्ट होनी चाहिए। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड इसके लिए कॉपर एल्युमिनियम की तारों का प्रयोग करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लोड को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्म का प्रयोग करते हैं? हमेशा फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा एक ट्रांजिस्टर सुग्राही धारा यानी कि देखिए यहाँ पे कलेक्टर करंट का वैल्यू लिख रहा है 4.5 मिली एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? मिली एम्पियर लिख रहा, वही ब्रेस के लिए लिख रहा है आप लोग का 20 माइक्रो एम्पियर। तो इमीटर के लिए निकाल रहा था हम लोग सिंपल वे में आप लोग निकालिए। देखिए सबसे पहले आई कलेक्टर के लिए बात करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली देखिएगा ये हमेशा कलेक्टर 4.5 मिली एम्पियर में है। और ये आई बी की बात करना चाहते हैं यानी बेस की बात करना चाहते हैं तो 20 माइक्रो एम्पियर में लिख रहा है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग चेंज कर देंगे। तो इससे अगर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं मिली में लाने के लिए। तो ऑलमोस्टली इसको मिली में लाने के लिए क्या कर देंगे, तो हम लोग ये मिली लाने के लिए क्या करें, 10⁻³ था ना, और यहाँ इसका होता है 10⁻6 से करेंगे। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग को निकालना था एमीटर, तो आई एमीटर का वैल्यू होता है, दोनों का सम करते हैं यानी कि आई बेस प्लस आई कलेक्टर का यूज करेंगे। तो आई बेस का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं लाया था 0.02 हो गया, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसका था 4.5। टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 4.52 आएगा मिली एम्पियर। तो 4.52 आएगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। स्विच सर्किट प्लग होल्डर आदि किसके बने होते हैं? हमेशा फ्रेंड्स याद है कि स्विच सर्किट प्लग जो होता है ना, एक बेकेलाइट का बना होता है। किस उत्पादन प्लांट में संचालन का सबसे कम होता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहलाएगा।
एक फुल वेव सेक्टर ट्रेड रेक्टिफायर में PIV क्या होता है? तो फ्रेंड्स PIV जो होता है फुल वेव के लिए ये होता है, यानी PIV का फुल फॉर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, तो हमेशा 2 VM होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और क्या कुछ खास तो इसके बारे में है ना। फुल वेव का अगर एफिशिएंसी की बात करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली में बताया था 81.2% होता है, 81.2% होता है। एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है क्या होता है? हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, अगर जैसे ही बढ़ेगा ना पावर फैक्टर क्या होगा? घट जाएगी। पावर फैक्टर क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भू योजन अर्थिंग के लिए निम्नलिखित में से किस तरीकों से कास्ट आयरन पाइप को आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाइप अर्थिंग के लिए होता है। क्या होता है? पाइप अर्थिंग के लिए करते हैं। चलिए, कौन सा ढोलन ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर सबसे ज़्यादा स्थिर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, तो कैसा लगा आप लोग को 75 क्वेश्चन? चलिए मैं फिर से स्टार्ट करूँ एक और सेट का। चलिए, तो फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं सारे को आज सोच रहा हूँ करवा ही देता हूँ 2 सेट को पूरा रिवीजन, ताकि इससे क्या होगा आप लोगों को थोड़ा सा ना पावर बढ़ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 140 माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तो धारों का मान क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, वोल्टेज का वैल्यू देख रहा 250 लिख रहा, लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी लिख रहा 50 हर्ट्ज लिख रहा, लिख देंगे। और ये आप लोग का लिख रहा कैपेसिटर यानी सी का वैल्यू लिख रहा। हम लोग को निकालना धारा का मान निकालना, सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है। 1/2 पाई FC होता है ना ये। तो आप बताइए हम क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए 1 है 1, 2 है 2, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 कर दिए। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए 140 था, तो मैक्रो था ना, तो मैक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है, ऊपर जाएगा तो 6 में हो गया प्लस में। अब देखिए करंट सी का वैल्यू कितना लिख रहा था, ऑलमोस्टली सी का वैल्यू एफ का वैल्यू आगे 50 लिख दिए। अब यहाँ पे सी का वैल्यू तो लिख दिए। अब क्या था ये, हाँ अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ना, यानी 2 पॉइंट इतना हो गया। अब वोल्टेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ना। तो 2 × 3.14 × 50 × 140 का यूज कीजिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल जो वैल्यू आएगा XC का, यानी यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करिए ना तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा 22.73 ओम आएगा, 22.33 ओम आएगा। हम लोग को आई निकालना था, तो आई बराबर क्या होता है V/XC कर देंगे। V/ इंडक्टिव कैपेसिटेंस कर देंगे, तो V का वैल्यू 250 है और XC का वैल्यू देखिए तो 22.73 है। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 11 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 11 एम्पियर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, आप लोग बनाए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, 10 ओम घंटे की अवधि में 100 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा क्या होगी? सबसे पहले कुल ऊर्जा निकालना फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 वाट है, यहाँ पे वाट निकालें तो 1000 गुना क्या करेंगे 10। देखिए सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बल्बों की संख्या यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ बल्बों की संख्या कितना 4 है ना। आप लोग क्या कीजिए, कुल पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी दोनों का पावर क्यों ना किया। यहाँ पे कितना आ गया 200 पावर आ गया और यहाँ पे 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800 आ गया। कितना आएगा 800, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, कुल पावर आ गया आप लोग का 1000 वाट आ गया। कितना आ गया 1000 वाट आ गया। और हम लोग कुल ऊर्जा निकालना, सबसे पहले वाट कितना था 1000 वाट था, घंटा कितना था 10 था, और डिवाइड किससे करेंगे तो हम लोग हमेशा 1000 से डिवाइड करें। 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो देखेंगे तो 10 आ गया, 10 किलो वाट आवर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 10 किलो वाट आएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। कौन सा दुर्घटना होने का कारण है, तो देखिए खतरे के प्रति सजग ना होना, औजारों का जानकार होना, सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना। तो ऑलमोस्ट खतरे के प्रति सजग ना होना आप लोगों का क्या होगा, ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। चलिए, आप लोग का नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल करते हैं? हमेशा फ्रेंड्स याद रखें, इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, पूर्ण आंतरिक वाइंडिंग में क्या होता है? हमेशा फ्रेंड यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था फुल पिच वाइंडिंग में जो होता है, इसमें याद रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फुल पिच वाइंडिंग में जो होता है ना, कुंडली यानी कि कॉइल पिच और पोल पिच दोनों इक्वल होता है, यानी पूर्ण में हमेशा दोनों इक्वल होता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आ सकता है। तो दोनों फुल की बात करते हैं तो दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? वही अगर आप लोग का देखिए, अभी मैं आप लोग को बताया था एफ भी अगर ज़्यादा रहेगा, और सॉरी एफ से निकालते थे ना ये, हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वही बात करना चाहते हैं वाई बी, अगर ये आप लोग का ज़्यादा है कंपेरिजन टू एफ सी से, वाई सी से, तो देखिए एफ से होता है ना फ्रंट, ये ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। वही अगर आप लोग का एफ ज़्यादा है किसके कंपेरिजन, वाई बी के कंपेरिजन में, तो इससे बोलते हैं बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बोलते हैं। चलिए, दोनों इक्वल है तो बोलते हैं पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। कौन सा मॉस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा आ गया,
तो लिख रहा फ्रेंड्स आप लोग का कौन सा मॉस सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। तो ऑलमोस्टली इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए तो आयरन सोल्डरिंग एक प्रकार का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया था किस नाम से जाना था। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, वह कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया था उसे मोटर जनरेटर सेट के रूप में जानते हैं। तो मोटर जनरेटर यानी ऑप्शन नंबर सी डी को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर का लाभ बोला ना, तो ये देखिए लगातार संचालन की इसमें गति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसमें लगातार संचालन की गति होती है और सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणकों में इच्छा अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, तो देखते हैं। क्वेश्चंस तो लेवल काफ़ी अच्छा ही है, इसलिए मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप लोग लास्ट तक भी बढ़िया से पढ़ के चल रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन परिवर्तन की पहचान करें। देखिए यहाँ पे आप लोग को बोला उपभोक्ता वितरण के लिए, तो उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डेल्टा, याद रखिए ये आप लोगों को क्या करेगा, डेल्टा टू स्टार करेगा, याद रखेगा डेल्टा टू स्टार करेगा। और इसमें हमेशा स्टेप डाउन का प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन का। अब इसमें 3 चीज़ कॉमन में ला दी हैं। देखिए सबसे पहले डी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डी फॉर डेल्टा होता है और यहाँ पर डी फॉर डाउन, ये 3 चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ट्रिक, मुझे पता है। तो फ्रेंड इसके लिए करेंगे तो स्टार से डेल्टा से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 था ना, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपभोक्ता वितरण के लिए डेल्टा टू स्टार का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मेशन वाइंडिंग जो होता है डेल्टा से स्टार होता है। आई थिंक इसको लिखेंगे तो डेल्टा से क्या होता है, स्टार होता है। याद रखिए डेल्टा से क्या होता है, ये स्टार होता है, क्योंकि घरों के लाइन में एक फेज तथा एक न्यूट्रल की आवश्यकता होता है। एक फेज का जरूरत होता है और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होता है, इसलिए डेल्टा से क्या करते हैं, स्टार करते हैं। क्लियर है, और याद रखिएगा क्योंकि घरों के लाइन में एक फेज तथा एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, वह न्यूट्रल बिंदु केवल स्टार संयोजी बिंदु से प्राप्त होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड लिख रहा केबलों की आवेशन धारा किस प्रकार संबंधित होती है। तो फ्रेंड देखिए केबलों की आवेशन धारा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग केबल के बारे में पढ़ाया था, तो केबलों की आवेशन धारा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए इसके लिए आप लोग को एक चीज़ पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा केबल के लिए। सबसे पहले इसका पॉइंट्स केबल, हाँ तो देखिए केबलों का आवेशन धारा जो होता है ना वह 90 डिग्री आगे चलती है, यानी कि वोल्टेज। देखिए आप लोग को सिम बस आप लोग को मैं ये पढ़ाया था, देखिए सिविल याद कर लीजिए ना, CIVIL। देखिए अगर इस टाइप से याद किए होंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए C फोर होता है यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के बगल में सबसे पहले क्या I है, तो देखिए इसमें I क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है, और वही भी वोल्टेज क्या होता है, लैग करता है। उसी प्रकार हम लोग अगर इसमें बात करना चाहते हैं, देखिए L फोर होता है इंडक्टर। तो फ्रेंड्स इंडक्टर में बात करना चाहते हैं तो देखिए इसमें करंट है, तो ये भी पहले आ जाएगा ना, तो ये क्या होगा, दूर में आएगा, तो ये लैग कर जाएगा और भी क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा। तो यही, और आप लोग बताइए जो केबल का जो लेयर होता है किसका होता है, कैपेसिटर का होता है। तो ये बोला ना केबलों के आवेशन नहीं करंट किस प्रकार होता है, तो देखिए आवेशन नहीं क्या कर 90 डिग्री क्या इंक्रीज करेगा, तो 90 डिग्री तक आगे बढ़ती है। तो ये क्या लिखे, वोल्टता से नहीं ना, वोल्टता से बोल रहा, तो यहाँ पे वोल्टता से, हाँ तो ये वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है, तो 90 डिग्री आगे रहेगी। तो ऑप्शन की क्या नहीं करेंगे, तो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहेगी। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं केबल के लिए, तो देखिए केबल के लिए बारे में आप लोग को 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। केबलों का जो लेयर होता है सबसे पहले इसका ट्रिक याद कर ले, सिम बास याद कर ले, सिम बास CIMBS, ये ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। अर्थात आप लोग का बोलता है केबलों का लेयर जो होता है सबसे पहला क्रम में क्या होता है, C4 याद कीजिएगा, कंडक्टर होता है, I4 होता है इंसुलेटर होता है, M4 क्या होता है, मेटलिक स्ट्रीट होता है, B4 क्या होता है, बीडिंग होता है, A4 क्या होता है, आर्मरिंग होता है, S4 क्या होता है, सीट होता है। क्लियर है, और याद रखिएगा केबल की लंबाई जो होता है ना इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन प्रतिरोध का होता है। क्लियर है, और याद रखिएगा इसमें इसका जो प्रतिरोध होता है 1 मेगा ओम से अधिक होता है। क्लियर है, अब इसमें अगर बोलेगा ना सबसे ज़्यादा टेंशन किसका होता है, यानी सबसे ज़्यादा तनाव किसका होता है, देखिए C4 क्या होता है, कंडक्टर का होगा, क्लियर है, और सबसे कम किसका होगा, सीट का होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैं बता दिया हूँ, इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्ट्स होगा तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता। चलिए
एक 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रॉनिक डिग्री कितना होता है। देखिए 4 ध्रुवीय के लिए बोला तो इसके लिए आप लोग फार्मूला याद करिए। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक के लिए ई कर दीजिएगा, आप लोग क्या करिए P/2 कर लीजिए, फार्मूला याद करिए, इंटू आप लोगों को मशीन के लिए M कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले P का वैल्यू 4 है तो 4/2 कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल जो एंगल होता है 360 होता है। आप लोगों को 2 का पावर में 2 बार में आता है, 2 को 360 से गुना करेंगे कितना आएगा 720 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 720 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें फिर तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। क्लियर है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। डीसी परिपथ में कौन सा मीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए डीसी मशीन में कभी भी इंडक्शन मीटर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसका जो प्रयोग करते हैं हमेशा एसी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, एसी में करते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग तो ऑप्शन कर दिए। अब देखिए बात करना चाहते हैं डीसी पीरियड में किस होता है। देखिए हम लोग तो इसमें ये कर दें, बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेप है ना, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेप में हम लोग प्रयोग जो करते हैं एसी एवं डीसी दोनों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं हम लोग। अगर पीएमएमसी के बारे में बात करना चाहते हैं, देखिए पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसमें हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक उष्मीय टाइप के लिए बात करते हैं तो एसी व डीसी दोनों का बात करते हैं। क्लियर है, और क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा है पढ़ने का। देखिए एक एवीओ मीटर क्या होता है, सबसे पहले A4 क्या होता है, अल्टीमीटर, यानी कि मीटर को मापता है। V से वोल्ट मीटर हो गया, O से ओम हो गया, यानी कि देखिए करंट को मापेगा, वोल्ट को मापेगा और प्रतिरोध को मापेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो EMF हो गया। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को कीजिए, करंट, EMF और प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। एवीओ मीटर को मल्टीमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमीटर कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। और मल्टीमीटर को और भी क्या बोलते हैं, बहुमापी कहते हैं। इसके साथ साथ ये परीक्षण को भी मापता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है। चलिए सीटीएस वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व होते हैं जो कि सागौन की लकड़ी पर बनाए जाते हैं, जिसकी मोटाई कितनी नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें, सबसे पहले सीटीएस की बात करना चाहते हैं। सीटीएस का फुल फॉर्म कल का पेपर में आ सकता है। तो सीटीएस का फुल फॉर्म होता है, C4 होता है केबल, याद रखें केबल, C4 होता है केबल, T4 होता है टायर्स, केबल टायर, S4 होता है सीटेड होता है। याद कर ले, केबल टायर सीटेड होता है। क्लियर है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें हम लोग 10 mm के सागौन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 10 mm से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा एक सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर का जो प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे सोल्डर जो बनाता है 2 चीज़ का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का, यानी Pb+SN का बना होता है। और याद रखिएगा इसमें पीबी की मात्रा क्या होता है, कम से कम 75 तक होता है, टीन की मात्रा 25 तक होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि 2 आवेशित कणों की दूरी घटाकर मूल दूरी आधी की जाती है तो उसकी बल क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को कुलोम्स महोदय के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। तो F क्या होता है, 1/r² होता है ना। तो इसको अगर आधा कर रहे हैं, आप बताइए खुद से, अगर आधा कर रहे हैं तो ये ऊपर जाके क्या होगा, दुगुना होगा, 4 गुना हो जाएगा ना, तो 4r हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा ये 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग आता है कि के का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इसका भी वैल्यू पूछता है तो 9 गुना 10⁹ होता है, 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी यूनिट आ सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये रहा, चालक का माप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी भी चालक का माप को मापने के लिए हम लोग SWG का प्रयोग करते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। किसी भी चालक का व्यास मापने के लिए, याद रखिए इसको मापने के लिए SWG का प्रयोग करते हैं। SWG का फुल फॉर्म याद कर लिए, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्लियर है, और याद कर लिए इसका जो यूनिट होता है वह mm में निकालते हैं। किसमें मापते हैं, mm में मापते हैं। और इसका जो थिकनेस का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 36 SWG तक होता है। याद रखिएगा 36 SWG सबसे पतला तार होता है। क्लियर है, और इसमें याद रखें SWG का अंक जितना कम होगा वायर उतना ही बड़े गेज का प्रयुक्त होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कौन सा विकल्प द्विदिशात्मक उपकरण होता है। तो आप लोगों को कौन सा द्विदिशात्मक, तो पहला बात करते हैं SCR का। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं SCR का। अभी जस्ट मैं बताया था SCR का फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, SCR का फुल फॉर्म लिखिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। अब देखिए इसके बारे में 3 पॉइंट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, तीनों का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए SWG है ना, कहाँ गया, हाँ तो देखिए SWG है, क्या लिख रहा है SCR है। तो फ्रेंड SCR का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये एक प्रकार का जो होते हैं 18। तो याद रखिए ये जो आप लोग का होता है एक प्रकार का द्वि एंटी पैरेलल होता है, यानी कि 2 होते हैं, तो आप लोग का द्वि होते हैं। क्लियर है,
नहीं ना, कौन एक एक विकल्प है द्विदिशीय, ये आप लोग कन्फ्यूज है। ये आप लोग को याद, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लियर है। इसमें कुल 3 टर्मिनल होते हैं और SCR का प्रयोग जो करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर में कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए करते हैं। और इसमें कुल 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं। देखिए इसमें 4 लेयर होते हैं और टर्मिनल 3 होते हैं। तीनों टर्मिनल का नाम है एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, क्लियर है। और लेयर तो 4 होते हैं, 4 लेयर होते हैं, 4 ये 3 ये टर्मिनल होते हैं। वही बात करना चाहते हैं हम लोग। इसमें ट्राइक इसका आंसर होगा, क्या होगा, ट्राइक होगा। तो ट्राइक द्विदिशात्मक उपकरण होता है जो अन्य सभी बाकी देखिए थोड़ा सा मैं बल नहीं पा रहा हूँ। देखिए इसमें SCR की बात करना चाहते हैं, LASCR की बात करना चाहते हैं या डायोड का, ये तीनों जो होते हैं फ्रेंड एक दिशीय होते हैं। मैं बोल नहीं पाया हूँ, देखिए एक दिशीय होते हैं ये तीनों जो होते हैं आप लोग का एक दिशीय होते हैं। क्या होते हैं, एक दिशीय होते हैं। वही ट्रैक जो होता है ना, ट्रैक को याद रखिए एक प्रकार का द्विदिशीय होते हैं। क्या होते हैं, ये ट्रैक 2 दिशीय होता है, अर्थात ये 2 SCR एंटी पैरेलल इसमें जुड़े होते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ट्रैक के बारे में आप लोग को और भी कुछ वर्ड्स है क्या मेरे पास, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये आप लोग के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। तो नेक्स्ट इसके बारे में कुछ नहीं है ना, चलिए ठीक है। डायोड के बारे में तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। चलिए मैग्नीट्यूड रिले भी कहते हैं, हमेशा फ्रेंड याद रखिए मैग्नीट्यूड रिले किसको बोलते हैं, तो इंडक्शन रिले को। देखिए इंडक्शन रिले को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड रिले बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो याद रखिएगा इंडक्शन रिले में एक धातु या कप या प्याला अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होते हैं, क्लियर है, इसे ही कहते हैं, क्लियर है। और क्या, यह केवल AC पे सप्लाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 110101 है। तो देखिए अगर कोई भी यूनिट अगर आप लोग को 1010 से रहता है ना, इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आप लोग का बाइनरी डिजिट जो दिया ना, उसका अधिकतम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए एक होता है 4, बोलेगा क्वेश्चन ना कि 4 अंकों का बाइनरी डिजिट का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो बड़ा संख्या बोला तो 4 1 दे देंगे, 4 1 दे देंगे। सबसे छोटा बोलता तो सबसे छोटा संख्या 0 होता तो 4 0 दे देता, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। वही बात करते हैं औष्टक संख्या का। तो औष्टक संख्या का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर आप लोग का 8 तक होता है। आई थिंक 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा, क्लियर है। इसका हम बोलता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 7 ले देंगे, 1 2 3 4 ले देंगे, क्लियर है। अब बोलते सबसे छोटी संख्या कितना, तो 4 को 0 कर देते हैं। इस टाइप से आप लोग को करते हैं, क्लियर है। दशमलव के लिए 4 9 ले देते हैं, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, हमेशा कल मैं बताया था सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है स्क्वायर वेव होता है। क्या होता है, स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए DC मोटर को रोकने के लिए कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार है जो न्यूनतम खपत करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है DC मोटर को रोकने के लिए ना, तो हमेशा याद करें इसके लिए हम लोग करें रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। हमेशा फ्रेंड याद रखिएगा फैन को दी गई वोल्टेजता को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक वितरण ट्रांसफार्मर से क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, तो हमेशा डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डी से स्टेप डाउन हो गया, क्लियर है। तो एक प्रकार की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और याद रखिएगा ये जो ना 11 kV को, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है 11 kV को, देखिए 11 kV को 440, 11 kV को 440, याद रखिए 11 kV को 440 वोल्ट और 230 वोल्ट में परिवर्तित करती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और वितरण ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्षमता होता है, देखिए इसका क्वेश्चन बोलेगा इस, देखिए इसका अगर दक्षता की बात करते हैं, यानी वितरण दक्षता का इसका दक्षता की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसका दक्षता जो होता है ना 50% लोड पर अधिकतम होता है। कितना होता है, अधिकतम होता है, क्लियर है। चलिए और ये स्टेप डाउन होता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे स्टेप डाउन में N1 आप लोग का ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू N2 होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, देख लीजिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन फिक्स आ रहा है सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मॉसफेट का गेट, ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा है, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 2 तारीख वाला पेपर में। तो मॉसफेट के बारे में आया था, होता क्या, तो मॉसफेट गेट का परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि का होती है। सबसे पहले याद है इसका जो कोटि होता है 10⁹ होता है, 10⁹ ओम होती है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं मॉसफेट का, सबसे पहले मॉसफेट का फुल फॉर्म जानिए। तो M4 होता है मेटल, देखिए मैं लिख देता हूँ, M4 होता है मेटल, O4 होता है ऑक्साइड, देखिए मैं लिख देता हूँ मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर CONDUCT, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड होगा, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड होता है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर
फील्ड ट्रांजिस्टर होता है फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखिए कुल 3 टर्मिनल होते हैं, कुल 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें पहला जो टर्मिनल है उससे बोलते हैं ड्रेन बोलते हैं। याद रखिए इसका टर्मिनल को क्या बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं। वही सेकेंड वाले को ना बोलते हैं सोर्स बोलते हैं, SOURC सोर्स बोलते हैं। वही थर्ड की बात करना चाहते हैं तो गेट बोलते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन आता है मॉसफेट है क्या, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक प्रकार देखिए जैसे UPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, इन्वर्टर होता है ना, उसी प्रकार मॉसफेट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होता है, एक लोअर स्विचिंग लॉस करता है और हायर कंडक्टर लॉस करता है ये BJT के कंपैरिजन में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ELCB क्या होते हैं, तो E फॉर द अर्थ लीकेज कंट्रोल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, तो एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। जब व्हाट इज द व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी विल बी, तो हमेशा याद रखिएगा जब प्रत्यवर्तक की गति बढ़ती है तो आवृत्ति क्या हो गई, हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए आप लोग को फॉर्मूला पढ़े होंगे F बराबर, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, FPN लिखते हैं, PN/120 लिखते हैं ना हर्ट्स में। तो आप बताइए देखिए जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जब प्रत्यवर्तक की गति यानी F इज डायरेक्टली मतलब क्या ये N होगा ना, ये तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो ऑलमोस्टली क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे, तो यानी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अर्ध तरंग डिस्टकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है, तो डिस्टकारी तरंग की औसत वोल्टता क्या होगी। देखिए आप लोग का जब भी औसत वोल्टता निकालने बोलते हैं तो हम लोग को क्या करें, ई मैक्सिमम का वैल्यू को क्या करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे। आप लोग देखिए इसका वैल्यू 20 है तो इसका पाई का वैल्यू 3.14 होता है। सॉल्व कर लिया तो 3.36 वोल्ट आएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नेक्स्ट में बताऊँगा और भी क्वेश्चन।